की दुनिया के लिए। तब तक लद्दाख बिल्कुल बंद सा था बाहर की दुनिया के, सिर्फ अफसर आते थे या फौजी आते थे। ये 70-80 के दशक तक 70-80 में खुलने लगे और कुछ देर बाद फिर विदेशी पर्यटक आने लगे और वो मुझे लद्दाख में ही दुनिया की खबर लाने लगे। मैं बहुत जिज्ञासु था, हर किसी का दिमाग कुरेद के परेशान कर लेता हूँ। अब आज शाम तक चला जाऊंगा, इसलिए आप लोग बच जाएंगे। तो मैं कुरेदने लगा उन विदेशी पर्यटकों का कि कहाँ से आए हैं आप, क्या होता है वहाँ, आप फ्रांस से आए हैं तो वहाँ क्या होता है, इतिहास क्या है, आजकल समस्याएं क्या हैं, पूछता तो वो हर कोई बताता। हम यहाँ भारत में अपने टेलीविजन पे चमकता तस्वीरें देखते हैं, ग्लिटरिंग इमेजेस, वेस्ट इज़ द बेस्ट, हर चीज़ बेहतरीन है और हम कुछ भी नहीं है, हमें वैसा ही बनना है तभी हम विकसित कहलाएंगे। ये सब गांधी जी के बावजूद उन्होंने जो भी सिखाया शायद हम बहुत कम सीखे। मैंने तो यही देखा कि हर कोई पश्चिम की तरफ चौंधियाए हुए आँखों से, आंसू भरे आँखों से देखने वाले ही दिखते थे। तब मुझे हैरानी ये हुई जब मैं 70-80 के दशक में न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस से आने वाले टूरिस्ट से पूछने लगा। वैसे तो वो आके चले जाते थे, लोगों को उनके काले चश्मे और सुंदर जूते दिखते थे, मगर मैं कुरेद के पूछता था तो पता चला कि इन काले चश्मों और कपड़ों के पीछे असली हालत क्या है। तो वो सब तब बताते थे वहाँ बहुत गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, सोशल फैब्रिक बिखर रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, एसिड रेन हो रहा है, ओजोन होल्स हो रहे हैं। ये सब मैं सुनता था और समझता था अच्छा तो अंत तो आपके रास्ते का भी कोई खास नहीं है। और दूसरी तरफ फिर वो सब बताते थे कुछ टीनेजर प्रॉब्लम्स के बारे में। टीनेजर वहाँ रिबेलियस हैं, टीनेजर एंग्री हैं, रिबेलियस हैं, डिप्रेस्ड हैं, ये सब मुझे समझ नहीं आता था। ये एक के बाद एक हर कोई टीनेजर्स का बहुत रोना रोते थे। और फिर मैं देखता लद्दाख में तो कोई टीनेजर का प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी कहीं भी ऐसा कोई तोड़ फोड़ या अंदर का गुस्सा या माँ बाप से झगड़ा, छोड़ के चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना, ड्रग्स में उलझ जाना, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? हर कोई यही बात कह रहा है। तो फिर मैंने सोचा ये शायद कोई रेशियल फर्क होगा, ये विदेशी हैं, इनके यहाँ कुछ ऐसा होता है, हमारे लद्दाख में तो कुछ ऐसा कभी देखा ही नहीं और देखा भी बिल्कुल नहीं था। सब टीनेजर्स का तो बहुत बड़ा भूमिका होता है लद्दाख के गांव में, उनके तो बहुत खास काम होते हैं। वो क्या करते हैं, कैसे घर में मदद करते हैं, खेतों में मदद करते हैं, गांव में मदद करते हैं, हर जगह उनकी तो बड़ी प्रशंसा होती है, नहीं भी हो तो निंदा नहीं होती है। तो ये क्या कह रहे हैं टीने की? और यही सुनता 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, मैं अपना काम करते रहा। फिर लद्दाख में जब रास्ते खुल गए, विकास आया, जैसे मैं कह रहा हूँ पर्यटन बढ़ता गया, लोगों के पास आप खेती से गेस्ट हाउसेस और होटल्स आने लगे, नौकरियाँ मिलने लगे, खुल रहा था लद्दाख। बंद था पहले, बिल्कुल बंद था, एक तरह का पहाड़ों में खोया हुआ एक किंगडम था। तो खुलता गया। अब लेह शहर लद्दाख का है, वहाँ पर बहुत आप कहेंगे विकास होने लगा। लोगों ने खेती छोड़ दी, होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, ये नौकरी, वो पढ़ लिया, तो सब लेह शहर बदलने लगा। टेलीविज़न आ गया, जैसा शायद दिल्ली में होता है, छोटा सा वहाँ होने लगा लेह शहर में। फिर मैं कुछ आवाज़ सुनने लगा लेह शहर से, ये आजकल के बच्चे बड़े अजीब हो गए हैं, वो कहीं तोड़ फोड़ करते हैं तो कहीं सुनते नहीं हैं, तो वो कहीं झगड़ा करते हैं तो कहीं खुद अपने आप में खो जाते हैं,
दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन की बातें सुनने लगा। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये रेशियल, जिसे मैं सोचता था कि ऐसा तो लद्दाख में होता ही नहीं है, ये कुछ अंग्रेज़ों की बात होगी, यूरोप की बात होगी, अब वही चीज़ लद्दाख में, लेह में होने लगा और बिल्कुल हूबहू होने लगा। अब मुझे समझ आने लगा कि वो क्या बोल रहे थे, वही मैं देख रहा हूँ। सब घरों में बैठे हुए हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, होमवर्क ला रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, होमवर्क ला रहे हैं, उसके अलावा उनके ज़िंदगी में कुछ है नहीं। जैसे परिस्थितियां ऐसी बनती गई, लेह में ही मुझे पूरा नज़ारा लंदन का दिखने लगा। तो सोचा ये कोई रेशियल नहीं है, इसके पीछे और कारण हैं। जो परिस्थितियां उन्होंने बनाई हैं, जिसे विकास कहते हैं, उसकी तरफ हम जैसे जैसे पहुंचते जा रहे हैं, बच्चों का ये हालत होते जा रहा है। फिर मैं और बहुत सोच में पड़ा, तो थोड़ा सा, क्योंकि कह रहे थे कि शिक्षा पर थोड़ा गहराई में जाएं, तो मैं ये आपके सामने रखता था, आपसे चाहता था आपसे सुनूं, हम बात करें। तो फिर मैं खुद सीखता रहता हूं, तो सीखने लगा कि मानव जाति, प्रजाति कैसे विकसित हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ। एवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्क्रांति। उत्क्रांति क्रांति अच्छा, मानव जाति का उत्क्रांति कैसे हुआ, ये कहेंगे? या बराबर अलग अलग प्रजातियों का उत्क्रांति कैसे हुआ, ये शब्द मैंने नया सीखा। उद्भाव, उत्क्रांति। मैं अभी के लिए, देखिए, 2 की लड़ाई तीसरे की जीत, अभी के लिए इवोल्यूशन ही कहूँगा। फिर थोड़ा समझूंगा उत्क्रांति, उद्भाव में, फिर उसके बाद मैं प्रयोग करूंगा। मगर अभी के लिए, क्योंकि भाषा का तो मतलब वो है ना, कम्युनिकेशन, तो इसलिए अभी के लिए एवोल्यूशन। तो ये समझने लगा कि एवोल्यूशन कैसे हुआ हमारा या अलग अलग प्रजातियों का। तो हम जो बने हैं आज के जो आप मानव देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देखिए, ये कल परसों की हालात के लिए की वजह से नहीं बने हैं। हम जैसे भी हैं, हमारे 2 हाथ हैं या आंखें इधर हैं इधर नहीं हैं, सींग तो है ही नहीं, ये सब ये आज के कारण नहीं हुआ, कल के कारण नहीं हुआ, 300 साल पहले जब औद्योगिक क्रांति आई उसके कारण नहीं हुआ। ये तो 3 लाख या 30 लाख सालों से बदलाव थोड़े थोड़े आते गए, उत्क्रांति या उद्भाव होता रहा, एवोल्यूशन होता रहा, उसके वजह से हुई। तो जो आज हम हैं वो आज के कारण नहीं है, 500 सालों के कारण नहीं है, 5000 सालों के कारण भी नहीं है, ये 5 लाख सालों के कारण है जो आज हम हैं। तो फिर मुझे याद आया एक बचपन की घटना। हाँ, अब मैं जोड़ूंगा इसे शिक्षा से, थोड़ा कुत्ते बिल्ली की कहानी लगेगी आपको। मेरे गांव में, मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में एक छोटा सा गधा पैदा हुआ। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे छोटे गधे, और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में नहीं थे गधे, मगर छोटा सा गधा था, वो मुझे बहुत प्यारा लगने लगा और देखता रहता उसे बढ़ता हुआ। फिर मैंने देखा कि और छोटे गधों की तरह मेरा छोटा गधा कुछ अलग सा जा रहा है। वो उठ नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है और पड़ा रहता है। गोट कहें कि जिसमें पशु रहते हैं, पड़ा रहता है, उठता ही नहीं है। क्या कारण था पता नहीं, कुछ होगी, या वो आलसी होगा, पड़ा रहने लगा। आलसी होगा या उसकी माँ ने कहा होगा तू यहीं बैठ, याद कर अपने लेसन्स। तो वो पड़ा रहने लगा, और फिर जब पड़ा रहता तो उसके जो खुर हैं ना, खुर कहते हैं ना, धीरे धीरे उसके खुर लंबे होते गए और गधों से वो अलग होता गया। उसके खुर लंबे होते गए, आप समझ रहे हैं? 3 इंच 4 इंच का खुर होता है, वो 5 इंच होने लगा, 6 इंच होने लगा। पड़ा ही रहता, बाकी गधे तो दौड़ रहे थे हर जगह।
उसका खुर ऐसे घूम के इस तरफ आता गया, जो थोड़ा बहुत वो कभी सुबह शाम उठता था, चलता था, अब वो भी बंद हो गया, क्योंकि उसके खुर ही ऐसे चले गए। अब तो वो उठाए भी नहीं उठ पाए, ऐसा होता गया। ये कैसा कुचक्र चला? क्योंकि वो उठा नहीं इसलिए उसके खुर बढ़े, क्योंकि उसके खुर बढ़ते गए इसलिए वो उठा नहीं, क्योंकि वो उठा नहीं इसलिए उसके खुर बढ़ते गए, क्योंकि उसके, ये तो मैं चलता ही जाऊंगा। इसको क्या कहते हैं? साइकिल, विशियस साइकिल, कुचक्र। किसी से पूछा आप गंजे क्यों हो रहे हो? मुझे बहुत चिंताएं हो रही हैं। चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि मैं गंजा हो रहा हूँ। गंजे क्यों हो रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा चिंता करते करते आखिरी बाल भी चला गया। तो ऐसा ही कुछ हमारे छोटे गधे के साथ भी हो रहा था। तो आखिर में वो अपाहिज हो गया, अब वो ना उठ पाए। एक तो ये देखा, फिर हाल में, ये तो बचपन में देखा, याद आया, फिर हाल में पढ़ा कि ये जो चूहे होते हैं ना, चूहे, रोडेंट्स, आपके यहाँ बड़े बड़े चूहे होते हैं, हमारे यहाँ छोटे छोटे होते हैं, जो भी हो, दोनों होते हैं आपके यहाँ। तो आपको पता है इनके, ये कुतरते रहते हैं, आपने देखा है? कुतरते रहते हैं हर चीज को। खाना तो समझ आता है, कुतर के हर चीज को काट के चले जाते हैं, कपड़ों को, दरवाजों को। यहाँ के चूहे भी ऐसे हैं शैतान। हाँ, बहुत शिकायत है मैंने। तो फिर सोचने लगा ये क्या है, ये लकड़ी को खाते हैं क्या? कपड़ों में छेद कर देते हैं। ये कपड़े खाते हैं? कैसे? कपड़े तो कोई नहीं खाता, ये क्या है? आप क्या सोचते हैं, ये खाते हैं? नहीं खाते हैं, कुतर के चले जाते हैं। कितने खाते तब भी समझ आता, नुकसान करके चले जाते हैं। फिर मैं थोड़ा अध्ययन करने लगा तो पता चला कि वो खाते नहीं हैं, उनको ये करना पड़ता है, उनको ये करना पड़ता है। अब वो बेचारे विकसित हो गए ना, हमारे साथ शहर में रहने लगे। वो बने थे गांव के लिए, जंगल के लिए, और जंगल के लिए वो बहुत अच्छे डिजाइन के थे। उनका डिजाइन, क्या कहना, उनका डिजाइन सोचिए आप। उनको जंगल में ये जो क्या कहते हैं, बीज और ये अखरोट, नट्स, ऐसे सख्त सख्त चीजें खाना होता था, और खाते खाते उनके दांत खत्म हो जाते थे, इतने सख्त कि दांत खत्म हो जाए। फिर कुदरत ने डिजाइन, इसलिए कहता हूँ, इतनी खूबसूरत डिजाइन, ऐसा डिजाइन दिया, उत्क्रांति से, उद्भव से या एवोल्यूशन से लाखों सालों में ये क्षमता प्रदान की उनको। आप कहिए भगवान ने, अल्लाह ने, या नेचर ने, कि जैसे जैसे उनके दांत घिसते जाएं उतना उनका उगता जाएगा। जितना घिसे उतना उगे, जितना घिसे उतना उगे। तो मतलब एआई से भी बहुत आगे जितना घिसे उतना उगे, ऐसा उनको वरदान मिला, यूं कहिए, या कुदरत का एवोल्यूशन ऐसा कि इतना आपका यूज होता है तो ये बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। तो इसलिए अब वो शहर में चले आए, वो चूहे, गलती कर दी उन्होंने, आपके घर में रहने लगे। आपके घर में कुछ भी वो, उनको मेहनत नहीं करना पड़ता है, सब टेबल पे मिल जाता है। वो भी ऐसा खाना, ब्रेड, मक्खन वगैरह। तो फिर क्या करना पड़ेगा उन्हें? उनके दांत तो बढ़ते जाएंगे। वो आपको पता है वो 2.8 मिलीमीटर्स हफ्ते के बढ़ते हैं उनके दांत, इतने बढ़ते जाते हैं। और साल में तो वो 4 इंच बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे उनके दांत, अगर वो जिस जंगल से वो आए थे वैसा ही करते ना रहे तो इसलिए उनको नट्स, फ्रूट्स, जो भी खोद खोद के खाना पड़ता था, अब वो है नहीं, तो वो बेचारे क्या करें फिर? आपके कपड़ों को, आपके अलमारी को, दरवाजे को, हर जगह छेद करेंगे। वो खाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इसको ठीक रखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक तरीका था वो है नहीं। अब खाने के और दिखाने के और वाले हो गए हैं। तो उसी दांत में खाते हैं और फिर घिसने के लिए वो
आपकी अलमारी पे, फिर आपके टेबल पे जाते हैं, फिर आपकी अलमारी, अब उन्हें दो दो करना पड़ता है। तो एक बात तो ये मैंने पाया। तो मैं बच्चों को कहानियों में बताता हूँ। एक चूहों का समुदाय था, एक चूहों का समुदाय था। बहुत मेहनत से खाते थे जंगल में, कहीं ये गुठली वो बीज खाते थे। तो फिर चूहों के सरदार ने उस समुदाय के कहा कि ये तो बहुत मुश्किल वाला है, मैंने कुछ पाया है उन पहाड़ों के पीछे, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। वहाँ पे कोई मेहनत नहीं करनी है, वहाँ पे मक्खन का एक गुफा है, मैं तुम्हें बटरलैंड ले जाऊँगा। बटरलैंड, ऑफ वी गो टू बटरलैंड। तो चूहों को सरदार ने चूहों को लिया अपने साथ। We go to Butterland, we'll be developed. We won't have to do any of this. We'll just sit, lick and eat butter all day, every day. No more hard work. We want development. We want progress. तो सारे चूहे उसके पीछे गए, बटरलैंड बटरलैंड। पहाड़ों से जाते जाते, और वो झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में एक ऐसा गुफा आया, ये मैं कहानी बनाते बनाते आपको सुना रहा हूँ, तो इसलिए तो बीच में, पहाड़ों के बीच में एक सच में गुफा आया, जिसका एक ही दरवाजा था, उसमें से बाहर नहीं जा सकते थे। अंदर गए और बोले यहाँ से तो बाहर भी नहीं जा सकते, कहाँ लाए हो तुम? बोला मैं तो तुम्हें बटरलैंड ही लाया हूँ, आओ मेरे साथ। गए गए गए, सब सोचने लगे ये झूठ बोल रहा है, मगर सच में बटरलैंड निकला। वहाँ तो पूरी खाई है मक्खन ही मक्खन के। तो सब ने उनको बहुत प्रशंसा की, आप सच में मार्गदर्शक हैं, हमें यहाँ लाए, हमें विकसित किया, हमें हमारी सारी तकलीफ़ें दूर की। मगर एक समस्या थी, समस्या ये की थी कि चूहों के सरदार ने तो आज का विकास किया, मगर चूहों के शरीर बने थे लाखों सालों से। तो उनको वो सख्त गुठलियां जरूरी थी। खाते रहे बटर, पता भी नहीं चला, ये तो शुरू में तो उन्हें इसकी ख्याल भी नहीं आई। खाते रहे बटर, खाते रहे। अब क्या देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लंबे लंबे उनके दांत ऐसे घूम के उनके गले में जा रहे थे, इधर को ऐसे जा रहे थे। अब धीरे धीरे वो बटर खाने के लिए भी मुंह नहीं खोल पाए, ऐसे बंद हो गए उनके। ये सच है, वैज्ञानिक है। आप किसी भी चूहे को अपने घर में जो है उनको एक उसमें रखिए, मक्खन दीजिए, 1 साल के लिए दीजिएगा नहीं, मुझ पे यकीन कर लीजिए। ऐसा विकास उनका कृपया ना कराइएगा, ना कराइएगा उनका ऐसा विकास। तो धीरे धीरे आप देखेंगे उनके मुंह बंद हो जाएंगे। वो 1 साल में सारे चूहे मर गए। बटरलैंड में उनकी कफन अभी भी देखने जा सकते हैं, दफन जहाँ है वो उनके। तो उनके सारे मकबरे बन गए, सब शहीद हो गए विकास के रास्ते में, उनके सब ये हो गए। तो फिर समझ आया मेरे छोटे गधे का क्या हो रहा था। मेरे छोटे गधे का भी ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, कुदरत ने यही वरदान दिया था कि तुम जितना दौड़ोगे तुम्हारे जूते उतने बड़े होते जाएंगे और कभी घिसेंगे नहीं। पता नहीं क्यों भगवान ने हमें नहीं दिया ऐसा, हमें जूते बदल बदल के पहनने पड़ते हैं, है ना? नहीं? तो गधों को ये नहीं है, ना ही घोड़ों को। उनके जूते जीवन भर रहते हैं, बिल्कुल कड़क जूते, अच्छे जूते। और जितना वो दौड़ते हैं उतना ही वो घिसता है, जितना वो घिसता है उतना ही वो बढ़ता है। अब खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, वो अगर आलसी निकले तो फिर क्या होगा? घिसना बंद, बढ़ना चालू, घिसना बंद, बढ़ना चालू, बढ़ता बढ़ता ऐसे घूम गया। अब वो चलना भी चाहे तो चल ना पाए। तो मुझे समझ आया मेरे छोटे गधे के साथ यही हादसा हुआ, दुर्घटना घटी। फिर मैं सोचने लगा कहीं हमारे टीनेजर्स के साथ भी तो ऐसा ही घटना नहीं घट रही है। चूहों में समझना आसान है क्योंकि उनके दांत बढ़ते हुए दिख जाते हैं।
छोटे गधे में समझना आसान है, उसका खुर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंसानों में हो सकता है दांत और खुर नहीं, कुछ और बदल गया, जिसके कारण अब वो ना हिल पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं। तो फिर समझ आया इस पे शोध होनी चाहिए, ये सही है कि नहीं। मैंने कई लोगों से बात की, सब कहते हैं इस पे शोध होनी चाहिए, मगर अभी तक एक ठोस वो प्रमाण नहीं है। मैं आपके सामने ये रखूँगा कि हमारे पूर्वज 10,000 साल से पहले जब खेती भी नहीं करते थे, तब हम क्या थे? हंटर गैदरर्स थे। हम शिकारी थे, हम गैदरर्स थे, जो फल फूल जड़ें रूट्स जो भी मिलता हो खोद खोद के लाते। और ये बहुत मेहनत का काम था, हर दिन जीना बहुत मेहनत का काम था। कभी आप शिकार के लिए किसी को भगाते हुए भागते, या कभी किसी से भागते हुए भागते, कभी शेर से भागते हुए भागते, कभी हिरन के पीछे उसको भगाते हुए भागते, कभी ये लाते कभी वो लाते। और हमारे जो बच्चे थे वो बड़ों के साथ ही सीखते, वो हर दिन सुबह से लेके शाम तक बड़ों के साथ खतरनाक हालात में, कहीं घाटी है गिर जाते हैं, कभी शेर खा जाएगा, और ऐसा होता भी था। तो यही जिंदगी का हिस्सा था। वो बहुत चैलेंजिंग हालतों में बड़े होते थे हमारे बच्चे, बड़ों के साथ चैलेंजिंग, हर तरफ हर कदम पे चुनौती है, हर कदम पे चुनौती है। यानी कि एवोल्यूशन से हम बन रहे थे, उन चुनौतियों के लिए विकसित हो रहे थे, और बहुत मेहनत के लिए विकसित हो रहे थे हम और हमारे बच्चे, कि हर जगह क्लाइंबिंग, गैदरिंग, कलेक्टिंग, किलिंग, रनिंग, एस्केपिंग, ये सब जीवन का हिस्सा था। और बच्चों को ये सीखना था बड़ों से, क्योंकि जीवन इतना मुश्किल था, या उस समय तो मुश्किल आसान किससे तुलना करें, जीवन जीवन था। तो कुदरत ने एक गिफ्ट दिया, एक तोहफा दिया डिजाइन में। जैसे चूहों को दांतों का गिफ्ट दिया, गधे को खुर का गिफ्ट दिया, वैसे ही हमारे बच्चों को बहुत ऊर्जा का गिफ्ट दिया। 3-4 साल छोटे बच्चों से लेके, बल्कि उससे भी छोटे से लेके, खासकर इस आयु में जब वो सीखने के लिए बाहर दौड़ने लगे, बड़े होने तक कुछ ज़्यादा ही ऊर्जा एनर्जी का गिफ्ट दिया। क्योंकि इतना एनर्जी लगता था उनको, तो सीखना था ना, बड़ों के बराबर पहुंचना था, कैचअप करना था। तो बड़ों से भी ज़्यादा बच्चों में कूट कूट के, जिसे कहते हैं, ऊर्जा भर दी, कि फूट फूट के आप में इतनी ऊर्जा आए कि आप हर मुश्किलातों का सामना करें, चुनौतियों के आगे जाएं, दौड़ें, उठें, हाथों से, पूरे शरीर से, बहुत कुछ आप मेहनत करें। ऐसी मेरा वरदान है। मैंने चूहों को ये दिया, मैंने गधों को ये दिया, आपको मैं ऊर्जा का वरदान देता हूँ, अगर कहानी भगवान की हो तो ये काम आता रहा सदियों तक, हजारों सालों तक। हमारे बच्चे इतने ऊर्जा से क्या कहें, गिफ्टेड थे कि वो सीखते, और सीख बाहर कुदरत में ही होता तब तो, हंटर गैदरर की तरह। और हम जो बने हैं अभी, वो उन लाखों सालों के कारण बने। फिर खेती आई, 10,000 ऐसे 8,000 साल में खेती आई। तो खेती में भी उनको बहुत मेहनत करना पड़ता, बड़ों के साथ हल चलाना, पशुओं को रखना, ये सब में उनका वो ऊर्जा निकलता जाता। ऊर्जा दिया है तो निकलना भी तो चाहिए ना, तो निकलना चाहिए, तो वो निकलता रहता। फिर करते करते, खेती से करते करते, 300 साल पहले इंसान ने ऐसे ऊर्जा के स्रोत पाए जो कि जमीन के नीचे से मिल रहे हैं। उनके शरीर से अब जरूरत ही नहीं, कोयले से भाप बन रहा है, भाप से इंजन चल रहा है, फिर तेल से इंजन चल रहा है, इंजन से काम हो रहे हैं। जो भी काम करते थे सब अब बटन दबाओ होने लगा। फिर स्कूलिंग आया तो अब जो बचा कुचा थोड़ा सा मेहनत था बच्चों के जीवन में, वो अब माएँ करने लगी।
आपके जूतों के तस्मे मैं बांध देता हूँ। तो जूतों के लेसेस भी माँ बांधने लगी, जो भी करना माँ करने लगी, पिता करने लगे, बच्चा महाराजा बन गया और पढ़ा रहा या फिर किताबी पढ़ाई करता या फिर लेक्चर सुनता, स्कूल जाके लेक्चर्स पढ़ा सुन के या ऐसे लिख के, कोई शरीर का इस्तेमाल नहीं है। फिर घर में आके भी पड़ा रहता, तुम्हारे लिए चाय, तुम्हारे लिए कि दूध, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें खेलने मत जाना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। यहीं बैठो, पढ़ो, बस दिमाग बढ़ता गया या सर बढ़ता गया, बाकी पैर छोटे, हाथ छोटे, सब कुछ सिकुड़ा हुआ। तो जब मेरा छोटा गधा बैठा रहा तो क्या हुआ, उसके खुर को तो निकलना था, वो तो निकलता गया। अब वो ऊर्जा का क्या होगा जो कुदरत ने भर रखा था कूट के, अब उसे तो बैठे ही रहना, कहीं ऊर्जा का कहीं कोई निकास ही नहीं है उस ऊर्जा का जो कुदरत ने दिया था। स्कूल में भी पढ़े रहो, घर पे भी पढ़े रहो, कोई चुनौती नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी नहीं, सब माँ करेगी, सब पापा करेंगे, तुम बस स्कूल जाओ, तुम बस होमवर्क करो, प्रिपरेशन करो, IIT में जाना है। तो वो खुर निकलने लगे, वो दांत निकलने लगे, वो एनर्जी निकलने लगी, और फिर वो एनर्जी, वो ऊर्जा अब सही तरीकों से निकलने का रास्ता नहीं रहा तो गलत तरीकों से निकलने लगा। अब वो रेज, रिबेलियन, झगड़ालू, बागी, बगावत, तोड़फोड़, कहीं मेज तोड़ो, कहीं कुछ तोड़ो, या फिर इतने इम्प्लोड हो जाओ, एक्सप्लोड नहीं तो इतने इम्प्लोड हो जाओ कि अपने आप में ही अपना ही जान लेने पे तुल जाओ, या फिर किसी और रास्ते से ऐसे तत्वों का सेवन करो जिससे कि आप इस दुनिया से बाहर एस्केप कर सकें। तो ये मुझे लगने लगा कि ये सब जुड़े हुए हैं। ये जो फैक्ट्री स्कूलिंग और फैक्ट्री पेरेंटिंग एक तरफ, जिसमें कुछ काम नहीं है, सिर्फ कानों का है और कुछ नहीं आंखों का है, और फिर ये जो रिबेलियन, रेज, डिप्रेशन, ड्रग्स, ये कहीं जुड़े तो नहीं है। तो फिर उसका आंसर भी तो क्या हो सकता है कि दोबारा से आप अलग संदर्भ में फिर दोबारा वही परिस्थितियां दें जो जिसके लिए हमारा शरीर, हमारा दिल दिमाग बना हुआ है, वो परिस्थितियां फिर लाएं। पूरा नहीं ला सकते हैं आप, हूबहू तो कैसे लाएं, वापस जंगल में हंटिंग गैदरिंग करने की तो बात नहीं है, मगर घर में भी जिम्मेदारियां तो दे सकते हैं ना, काम दे सकते हैं, जिम्मेदारी दे सकते हैं। स्कूल में भी तो पूरा दिन लेक्चर सुनते हुए किसने कहा आपको रखने के लिए, चाहिए बाहर जो फोटोसिंथेसिस आपने किताब में पढ़ा वो बाहर खेत में कराइए, उसके लिए हल जोतिए, खोदिए, बीज लगाइए, पानी दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, तो वो चुनौतियों भरा जीवन अभी भी कर सकते हैं और उसकी ज़रूरत है। हम सोचते हैं वो सारी चुनौतियां हटा दी, मेहनत हटा दी, विकसित हो गए। विकसित नहीं हुआ, बटरलैंड हो गया है। और बटरलैंड में हम ना चाहते हुए भी फंस जाएंगे। तो ये शिक्षा सिर्फ का नहीं, पूरा लाइफस्टाइल, पूरा जीवन ये विकास के बटरलैंड में, दलदल में, मक्खन के दलदल में हम फंस से गए हैं। बच्चों के साथ तो ये हो रहा है, रेज, रिबेलियन, क्योंकि टीनेज में या चिल्ड्रन में इतनी ऊर्जा भर दी गई है, वो फूट के निकल रहा है। बड़ों में विजिबल है, मेरे गधे के खुर की तरह, चूहे के दांत की तरह, आंखों से दिखता है, हाथ से छू सकते हैं आप, समझ आया आपको? वो इधर दिख सकता है। सही है। मोटे इतने होते जा रहे हैं हम कि हमारी रक्त की नलियां बंद हो रही हैं, इतने हर तरफ से प्रेशर आ रहा है। तो वो दांत और खुर की तरह ही है। जब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहा नहीं कि हम दौड़ें, करें, खेती करें या जो भी उठाएं, बोएं, ये कुछ नहीं है, हमने सब कुछ बटन पे किया है, तो अब खुर निकले जा रहे हैं, दांत निकले जा रहे हैं, वही हमको मार रहा है। आज दुनिया का नंबर 1 किलर यही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, आर्टरी स्ट्रोक हो जाना, स्ट्रोक हो जाना, ये सब बिल्कुल वही चूहों के दांत हैं और गधे के खुर हैं
जो हो रहे हैं, ये तो बड़ों का हुआ। शिक्षा में मैं बात कर रहा था, शिक्षा में ये जो ऊर्जा है वो है ना, गिफ्ट है, उसे आप दबाएं भी नहीं दबेगा। और क्यों ना इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें, इसको चैनलाइज करें और बहुत कुछ करें उसके साथ। आज सिर्फ बचा है, अगर कुछ थोड़ा सा बचा है तो वो स्पोर्ट्स है, जिसमें जिसके लिए हमारा शरीर बना था वो थोड़ा सा प्रयोग में आता है, स्पोर्ट्स है। और जो स्पोर्ट्स में है फिर वो इनमें नहीं फंसते हैं या बहुत कम फंसते हैं। इसलिए बहुत बार स्पोर्ट्स को एज एन ऑप्शन टू डील विद ड्रग्स एंड वो किया जा रहा है बहुत जगहों पे। तो इससे दिखता है कि असल में हम वही रिक्रिएट करने की, उनको भी नहीं पता होगा स्पोर्ट्स क्यों, मगर हम वही रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से हम आए हैं, उत्क्रांति से, उद्भव से, इवोल्यूशन से। तो वही, तो फिर क्यों ना हर स्कूल में वही रिक्रिएट करें हम। तो इसलिए जैसे आनंद निकेतन का विद्यालय है, क्योंकि लोग भटक गए हैं इस समझ से कि कैसे बच्चे बड़े होते हैं, कैसे दुनिया थी हमारी जिसके लिए हम बने हैं, और आज वही होना चाहिए। क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं, वो ये विद्यालय पता नहीं गांधी जी ने क्यों ऐसा बनाया, हमें तो ये एकेडमी, वो कैम्ब्रिज, वो आईबी, वो करना है, ये करना है। हम अपने ही मूल्यों को कदर नहीं कर पा रहे हैं, जो खोज था। तो इसलिए जो नई तालीम का हैंड्स है वो सिर्फ एक हाथों के हुनर के लिए नहीं है, स्किल्ड इंडिया के लिए नहीं है कि वो हम कुछ फैक्ट्री में जाके ये बनाए, वो भी बना पाएंगे, वो तो बाय प्रोडक्ट होगा। ये हमारी ह्यूमन नीड है। जैसे हमें हवा पानी चाहिए, बच्चों को ऐसे हालात चाहिए जिसमें उनका पूरा वजूद लग जाए। तो चुनौतियां, हाथों का मेहनत, जैसे गांधी जी कहते थे बिना 2-3 घंटे के मेहनत के आपकी कोई भी विकास नहीं है, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की हो। तो इसका संदर्भ बच्चों के बढ़ने में, ग्रूमिंग में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम थे ही उसी के लिए बने हुए। इसलिए हर विद्यालय में ऐसा होना चाहिए कि बगीचे में काम करें या जाके समुदाय में काम करें। किसी की खेती हो रही है, लोग नहीं है, तो बच्चे आके करें, सीखें, पूछें उनसे, पेड़ लगाएं, क्या क्या कर सकते हैं बच्चे। और जब बच्चे करने लगे तो स्कूल, हमारा यही प्रयोग था, ये जो फेलियर्स का विद्यालय कहते हैं, वहाँ पर सारे बच्चे चलाते हैं, सब बच्चे। अब देखिए कैसे सारे समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। बच्चों ने ही उस स्कूल को बनाया, ईंट करके भी बच्चे बराबर थे, नहीं ऐसा नहीं कि बच्चों ने ही बनाया, उन्होंने भी मिलके बनाया। उसमें उनकी सारी ऊर्जा जाती थी, पानी लाओ, पत्थर लाओ, मिस्त्री को बुलाओ, कल का प्लान बनाओ। तो उसमें उन्हें वो चुनौती भी मिलता है और वो निकास ऊर्जा का। और फिर जब विद्यालय बन गया तो और एक चुनौती हो गई, अब क्या करें अब ये तो बन चुका है, अब इसे चलाएं कैसे। हाँ, ये तो बहुत आबादी से दूर है, कोई भी गांव इतना पास नहीं है, तो इसे हम एक देश की चलाते हैं, देश की तरह चलाते हैं। चुनाव कराते हैं, आपकी सरकार बनेगी, वो सरकार चलाएगी सब कुछ। आप इस छोटे देश के आप राजा हैं या प्रधानमंत्री हैं, आप पूरा वो करोगे, आपके साथ टीम ये है। और फिर वो सब कुछ देखने लगे, खेती के ये हैं इंचार्ज, डेयरी के ये हैं, बिजली के वो हैं, पानी के ये हैं, कोई अतिथि आए तो उनके ये हैं, परियोजनाएं ये बनाएंगे। हर 2 महीने सरकारें बदल रही हैं, अब उनको कहाँ है समय रिबेलियन और रेज का। वो तो बिल्कुल मगन है, मैंने तो ये करना है, मैंने तो वो करना है, कल का प्लानिंग ये है, वो सब कर रहे हैं, मैंने तो अपना शासन 2 महीने का सबसे अच्छा चलाना है। इसमें उनकी सारी ऊर्जा जाने लगी। कहीं फिजिकली वो गाय के साथ बगीचों में कर रहे हैं, और न सिर्फ उनके जो रेज रिबेलियन का उससे हिसाब हो गया, निकास हो गया, बल्कि टीचर्स को अब सबसे अच्छा है, आराम से बैठो, वो कर रहे हैं तो हम प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं घुमाने के लिए, क्या दिखाते हैं।
आप सुनेंगे स्कूलों में जाएंगे तो हमें तो सिलेबस खत्म करना है, हमारे पास तो समय ही कहाँ है, ये करने को हमारे पास कहाँ है, वो करने को हमारे पास कहाँ है। मुझे ये ऐसा लगता है जैसे अंधेरा कमरा हो और कोई चाबी ढूंढ रहा हो, अंधेरे में चाबी ढूंढ रहा है, और आप कह रहे हैं अरे बिजली जला दो ना, क्या अंधेरे में ढूंढ रहे हो। कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं, मुझे तो ढूंढने दो, चाबी ढूंढने की फुर्सत नहीं, तुम कहते हो बिजली जला। ऐसा ही कुछ आप बच्चों को सारी जिम्मेदारी दीजिए, आपके आधे समस्याएं तो उसी में सुलझ जाएंगे, वो मगन हो जाएंगे, फिर आपके पास समय ही समय है। ये ना करके आप ढूंढें, अंधेरे में ढूंढें, सब तोड़-फोड़ ऊपर नीचे। तो ये शायद जुड़े हुए हैं, इसीलिए बहुत मायने रखता है जब गांधी जी ने हाथों की शिक्षण की भी बात की। तो ये सिर्फ हुनर के लिए नहीं, बल्कि वो बने ही इसलिए हैं, वो परिस्थिति दीजिए वो बहुत अच्छा करेंगे, उनके ऊर्जा को निकास चाहिए और हमें आराम से क्रिएटिवली पढ़ाने की समय चाहिए, ये सब निकलेगा। ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था आज, थोड़ी गहराई में जाके। मैं जैसा कह रहा था इस पे शोध होना चाहिए, मगर ये एक हाइपोथेसिस सा है कि ये जो सोसाइटी में यूथ के साथ हो रहा है ये बहुत रिलेटेड हो सकता है कि हमने क्या उनकी ज़िंदगी, उनके टीनेज को, उनके चाइल्डहुड को बना के रखा है, वो बदल दें तो शायद ये भी साथ में बदल जाए। हाइपोथेसिस ये है। फिलहाल मैं रखता हूँ ताकि हम चर्चा करें। धन्यवाद। कुदरती ज़रूरत क्या है, केवल किसी ने हम पर थोपने के लिए नहीं, हम बने ही उस चीज़ के लिए हैं, ये बात हमारे सामने रहती है। इसके बाद